जय हिंद दोस्तों, प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स को परिचय जानेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ प्रावधान है, कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उसके कुछ फीचर्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पार्ट 3 में है। सबसे पहले पार्ट 3 में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। साथ ही साथ यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेकर 13 तक है, जिसमें आर्टिकल 12 में स्टेट क्या होता है उसकी डिफिनीशंस बताई गई है और इस तरह जो तो आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स। जो सोर्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से वहाँ जो बिल ऑफ राइट्स है उसी से प्रेरित होकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो तो दिया गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके है वहाँ पर कोई लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हालांकि वहाँ के व्यक्तियों को फुल राइट्स मिले हुए हैं, वो जैसा चाहे वहाँ वैसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहाँ की जो राइट्स है उसको निगेटिव राइट्स कहा जाता है। जो राइट्स है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, उसको लोग निगेटिव राइट्स कहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति को पूर्णतः आज़ादी देता है, जिस प्रकार जैसा चाहे वो ऐसा कर सकता है, जब तक कि वहाँ के कानून का वायलेशन नहीं करता। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, एब्सोल्यूट को राइट्स नहीं है। और इसी प्रकार जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ भी जो तो एब्सोल्यूट राइट नहीं दिए गए हैं, बल्कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। और इसी कारण यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है उसको हम लोग पॉजिटिव राइट्स कहा जाता है। तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसी कारण जो फंडामेंटल राइट्स है, इस फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। और साथ ही साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल है, यानी यदि आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, तो आप इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की स्थिति में, और सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देता है। तो ये जस्टिसिएबल है। साथ ही साथ ये किसी भी कंट्री में जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस कंट्री में जो भी फंडामेंटल राइट्स जहाँ भी दिए गए हैं उनमें से सबसे एलोबरेट्स जो है, तो एलोबरेटिव सबसे डिटेल, सबसे विस्तृत जो है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के जो तो है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है यूनाइटेड नेशंस के जो ह्यूमन राइट्स हैं उससे जो है तो मैच करते हैं। उससे बहुत से प्रोविजंस जो है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बहुत से प्रोविजंस देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, सिक्योर हैं, वो एक कॉन्सिक्वेंस माना जा सकता है। जो डिक्लेरेशन है प्रियम्बल ऑफ हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं उसी को किसी न किसी तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करने के लिए ये जो है तो डिक्लेरेशन मतलब फंडामेंटल राइट्स उसका कॉन्सिक्वेंस माने जाते हैं। हमारे प्रियम्बल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं, तो प्रियम्बल में पीपल ऑफ इंडिया को सोलनली रिजॉल्व करते हैं क्या, इंडिया एक सोवरेन कंट्री होगा, सोशलिस्ट कंट्री होगा, सेकुलर कंट्री होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, यानी सोवरेन होगा, उससे ऊपर कोई नहीं। इस प्रकार के जो प्रिंसिपल्स है वो जो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ये कंट्री को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर की जो प्रकृति है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसको पूर्ण करने में कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल राइट्स उसके लिए जरूरी हैं। साथ साथ जो प्रियम्बल है वो बात करता है, सिक्योर करता है सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, और ये सभी चीज़ें व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही दी जा रही हैं। फंडामेंटल राइट्स में इन सभी जो प्रिंसिपल्स हैं प्रियम्बल के वो अचीव होते दिखते हैं। फंडामेंटल राइट्स में हम लोग ये सभी जो तो फिलॉसफी इंस्क्राइब्ड है, कहीं ना कहीं दी गई है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे अपने इस फंडामेंटल राइट्स को जो पढ़ेंगे डिटेल्स में। साथ ही साथ ये फाउंडेशंस कहे जाते हैं और कार्नर स्टोर्स हैं डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ, यानी एक लोकतांत्रिक तरीके से जीने, एक लोकतांत्रिक कंट्री में रहने, व्यवहार करने का जो तरीका है उसका फाउंडेशन कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स को। यानी फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को ज़्यादा आज़ादी देता है, डेमोक्रेटिक वे से वो यहाँ
रह सकता है। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए कहा जाता है, बेडरॉक कहा जाता है उनके लिए। वो बेडरॉक है पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, यानी जो माइनॉरिटी पॉलिटिकली रूप से एग्जिस्टेंस है वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। वो राइट टू वोट है या उनके जो अधिकार हैं वो सभी जो होते हैं ये माइनॉरिटीज जो फंडामेंटल राइट्स है वो माइनॉरिटीज के लिए बेडरॉक कहे जाते हैं। और मेजॉरिटी के लिए इसको कंसीडर किया जाता है गारंटी देयर वे ऑफ लाइफ, यानी जिस प्रकार वो जीते हैं उस प्रकार इनका ये गारंटी है उनके लिए। साथ ही साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई भी एक्ट स्टेट का या कानून, कोई भी पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाती है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, जो इनकंसिस्टेंट है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन कर रहा है, ऐसे कोई भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल और वाइड घोषित कर दी जाती है, यानी वो जो है तो नल और वाइड्स हो जाते हैं। ये इसके बारे में आर्टिकल 13 में दिया गया है। तो आर्टिकल 13 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि यदि कोई भी जो लॉ है स्टेट का वो यदि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के अनुसार नहीं है, तो उसको नल और वाइड उसको अवैध घोषित कर सके। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स जो है तो प्रोवाइड कराए गए थे, उनमें से कौन सा? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ फॉरेन रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मिली है, राइट टू प्रॉपर्टी मिली है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज मिली है। यदि राइट टू इक्वलिटी की बात की जाए तो राइट टू इक्वलिटी हमें आर्टिकल्स 14 से आर्टिकल 18 तक बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेस पर, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। आर्टिकल 16 जो बात करता है वो अपॉर्चुनिटी की बात करता है, आपको एम्प्लॉयमेंट में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 17 अगर इक्वलिटी की बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है उसको समाप्त करने की बात करता है। वहीं आर्टिकल 19 आपके जो स्पेशल राइट्स हैं किसी को, तो टाइटल्स हैं, उस एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। तो इस प्रकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इक्वलिटी की बात करते हैं। आर्टिकल 19 से 22 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो राइट टू फ्रीडम्स की बात करते हैं, चाहे 6 प्रकार की फ्रीडम 19 के द्वारा लोगों को दी जाती है। साथ ही साथ आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन की बात करता है, कोई अगर कोई ऑफेंस कन्विक्शन है ऑफेंस तो उसके राइट टू 21 में उसके राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी की बात करता है। 21 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन की बात करता है, डिटेंशन के समय प्रोटेक्शंस की बात करता है आर्टिकल 22। इस प्रकार जो है तो आर्टिकल 19 से 22 तक जो है वो राइट टू फ्रीडम्स के हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस आर्टिकल 23 और 24 जो है तो व्यक्ति को, कोई भी मैन है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके बारे में बात करते हैं। तो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23-24 में दिए गए हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यदि हम लोग देखें आर्टिकल 25 to 28 वहाँ पर रिलीजन्स के आधार पे आपको फ्रीडम्स मिली हुई हैं कि अपने रिलीजन्स के अनुसार आप व्यवहार कर सकते हैं, बर्ताव कर सकते हैं, इसकी जो है तो कुछ आपको प्रोटेक्शन दिए जाते हैं पब्लिक, और इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं लेकिन आपको फ्रीडम मिली हुई है। साथ ही साथ कल्चरल और एजुकेशन राइट्स भी मिली है माइनॉरिटीज को, तो वो भी है आर्टिकल 29 और 30 में। 30 से संबंधित भी आर्टिकल आपको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो 31 में था उसको अब समाप्त कर दिया गया है वर्तमान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अनुसार, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको राइट टू प्रॉपर्टी आप हटा दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में दिया गया है, यदि आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, तो वो जो संबंधित है वो आर्टिकल 32 में है। तो राइट इसको जो है तो भीमराव अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी कहा है, ठीक, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये इस प्रकार के 7 आर्टिकल्स दिए गए हैं। अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं।
पहला है सम ऑफ देम ओनली टू सिटीजन्स, यानी जो ये राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को दिए गए हैं, ये कुछ ऐसे राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजनशिप को लिए ही दिए गए हैं, सभी को नहीं। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक, ये इस प्रकार के, आर्टिकल 19, तो ये आर्टिकल 29, 30, इस प्रकार के जो कुछ ऐसे राइट्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स को मिली हैं, सभी को नहीं प्राप्त है। जबकि कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो एनी पर्सन्स को मिले हैं, यानी जो इंडियन टेरिटरी में है वो सभी को प्राप्त होते हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, यानी इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरी तरह से आपको आज़ादी नहीं दी गई है। आपके सभी अधिकार जो है तो अधिकारों पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये जस्टिसिएबल हैं, ये इनके उल्लंघन पर आपके यदि फंडामेंटल राइट्स नहीं पूरे हो रहे हैं तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आपको जस्टिस मिलेगी, यानी जस्टिसिएबल है। डिफाइंड एंड गारंटीड बाय सुप्रीम कोर्ट, कोई फंडामेंटल राइट्स है उसमें कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी है, उसका जो प्रोटेक्शन करना है वो सभी सुप्रीम कोर्ट्स के दायरे में आता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स जो है तो इसकी गारंटी देता है आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन की। सस्पेंड हो जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स यदि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत ये कंट्री में नेशनल इमरजेंसी है तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़े आपके सभी फंडामेंटल राइट्स जो है तो सस्पेंड कर दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 19 तुरंत सस्पेंड हो जाता है। बाकी आर्टिकल्स प्रेसिडेंट्स के अनुसार जब प्रेसिडेंट्स चाहेंगे उस वक्त आपको मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं यदि नेशनल इमरजेंसी कंट्री में ऑपरेट है तो। साथ ही साथ ये नॉट सैक्रोसैंक्ट एंड परमानेंट, यानी ये आपको ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट राइट दे गए हैं कभी समाप्त ही नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक, देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31, 31B, 31C। तो इनके जो तो कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं फंडामेंटल राइट्स में इनको जो कुछ लोगों के लिए, तो वो जो है तो आर्टिकल 31, 31B और 31C में दिए गए हैं। साथ ही साथ ये आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एलोनियस सर्विस जो है उस वो जो है तो उनको जो तो एब्रोगेट किया गया है पार्लियामेंट से, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। उनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो ये जो है तो इनका एप्लीकेशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर एब्रोगेट किया गया है। तो ये था फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स के आगे जो है तो आर्टिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो आर्टिकल्स हैं उसको एलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, उसको डिटेल से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।